बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। जब हम आधे से ज्यादा जिंदगी आत्मनिर्भर रहते हैं, तो फिर बुढ़ापे में क्यों नहीं? जब हम अपने बच्चों की जिंदगियां संवारते हैं, तो अपना रिटायरमेंट क्यों नहीं? आखिर 60 के बाद ठाठ कैसे लिए जाएं? इसी पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास वीडियो। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मटपाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम लोग अपनी सभी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते हैं, ऐसे टाइम में जब हमें अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और उस वक्त में हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को सबसे ज्यादा अनदेखी करते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब ऐसे इसके पीछे की क्या वजह है सर? देखिए, ऐसा तो सब चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी वही ठाठ हो जो आपने पहले जिंदगी भर मतलब रिटायरमेंट से पहले एंजॉय किए हैं। लेकिन ये होता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और ऐसा लगता है कि ठीक है, बहुत टाइम है। क्योंकि जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए 25 साल से 30 साल की उम्र के बीच में कोई भी व्यक्ति अपना चाहे बिजनेस हो या फिर जॉब हो ज्वाइन कर लेता है, अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तब ऐसा लगता है शुरुआत में कि जो भी कुछ शौक हैं वो पूरे किए जाएं। उसके बाद में फिर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कब समय निकल जाता है उसका एहसास नहीं होता। और जब रिटायरमेंट हो जाता है या वो उम्र हो जाती है कि जहां पर अब और अर्निंग शायद एक्टिवली पॉसिबल ना हो, तब ये एहसास होता है कि शायद जितने फंड की जरूरत है, जितने प्लानिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। तो इच्छा सबकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी होती है प्लानिंग की, कमी होती है थोड़ा सा डिसिप्लिन की। तो जिसकी वजह से जब वो वक्त आ जाता है जिस वक्त आपको अब वो सब पैसा होना चाहिए, पेंशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, तब ऐसा लगता है कि अब कुछ शुरू करना हो चाहिए। तब मतलब वो बहुत देर हो चुकी होती है। तो दैट इज देर हो ओनली। चुकी होती है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो मैंने सोचा कि इसको दो हिस्सों में क्यों ना बांट लिया जाए। पहला कि बिफोर रिटायरमेंट की प्लानिंग, कि अगर कोई 30 साल का शख्स है, उसको लगता है कि अब मुझे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर एक दूसरा जो पार्ट है कि 60 साल के बाद एक एहसास होता है कि नहीं नहीं यार, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो अनदेखी कर दी। तो इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं सर बिफोर रिटायरमेंट, कि अगर मैं 30 साल का शख्स हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए उसके हिसाब से, तो मुझे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए सर? बिल्कुल, हर सब सही कह रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि रिटायरमेंट में दो फेजेस होते हैं। एक हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज, यानी कि वो टाइम जिस टाइम पर आप पैसा एक्यूमुलेट करते हो। और सेकंड फेज जो होता है रिटायरमेंट के बाद का, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि पैसा इकट्ठा हो गया है, वहां से आप डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पैसे को, आपको रेगुलरली वहां से विड्रॉ करना है। तो प्लानिंग तभी स्टार्ट होती है जब आप पैसा अर्न कर रहे होते हैं। और जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना ही बेहतर है, उतना ही आसान होगा कि आप जितनी पूंजी की जरूरत है उतना जुटा पाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने उदाहरण दिया 30 साल का, तो 30 साल की उम्र में कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे घर का खर्च अभी 50,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, तो आप यकीन मानिए 30 साल के बाद जब वो व्यक्ति रिटायर होगा, उस वक्त जो महंगाई दर भी चल रहा है, 6% की हम महंगाई दर लेके चलते हैं, इन्फ्लेशन लेके चलते हैं, तो 60 साल की उम्र में करीब करीब महीने का 2.5 लाख रुपया लगेगा। अच्छा, वो भी ठीक है, 2.5 लाख रुपया 30 साल की उम्र में, सॉरी 60 साल की उम्र में। लेकिन जिंदगी तो बहुत लंबी है, 80 हम्म। साल 90 साल की जिंदगी होगी मान लीजिए। सो तो वो, मेडिकल खर्चे, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो जो पैसा 60 साल में लगेगा उससे कहीं ज्यादा आपको एज बढ़ने के साथ में लगता जाएगा। तो इसके लिए आपको एक बड़ी पूंजी जुटानी होगी। तो जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना बेहतर है। तो बस यही है कि जैसे ही आपकी पहली सैलरी स्टार्ट होती है, आप पैसा बचाना, और उस पैसे को बचाने के साथ साथ ऐसी जगह इन्वेस्ट करना ताकि वो पैसा समय के साथ बढ़े भी, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ हो। सिर्फ ये नहीं कि मेरा 1 रुपया 2 रुपया तो हो गया, इतने साल के बाद हुआ, तब तक 2 रुपए की वैल्यू 1 रुपए से भी कम हो गई। तो बिल्कुल। पैसा बढ़ना भी चाहिए समय बढ़ना के भी साथ, चाहिए। बहुत जरूरी है। मैं उस चीज पे भी आऊंगा सर कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां आपको निवेश करना चाहिए, जहां पे आपका पैसा लगातार बढ़ता भी रहेगा। लेकिन सर, ये तो आपने बता दिया कि बिफोर रिटायरमेंट की बात। अब अगर 60 साल की बात की जाए कि अब सारी जिम्मेदारी निभा ली, बच्चों की शादी कर ली, अब उसके बाद अब ध्यान गया अपने ऊपर, अब हमें लगा कि नहीं, अब तो हमने कुछ जोड़ा ही नहीं, कोई कॉर्पस ही इकट्ठा नहीं हो, तो सर ऐसे टाइम में फिर क्या किया जाए सर? देखिए, कॉर्पस इकट्ठा ही नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर है ही नहीं तो कहां से विड्रॉ करोगे। किसी हम्म। तरह की कोई प्लानिंग तो होगी जिससे आप हम्म।
अपनी पेंशन प्लानिंग करोगे, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि कुछ भी नहीं है तो क्या करें। अब उसमें एक चीज तो यह है कि रिवर्स मॉर्टगेज का एक ऑप्शन होता है, वो यानी कि आपका जो घर है जिसमें आप रह रहे हैं, क्योंकि जिसमें रह रहे हैं घर तो आपको चाहिए, लेकिन एक रिवर्स मॉर्टगेज एक ऑप्शन है कि आपका जो घर है उसको आप मॉर्टगेज कर देते हैं, आपको उसके बदले में रेगुलर पेमेंट मिलता रहता है और घर जब तक चाहें आप उसमें रह सकते हैं। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति, मतलब जो रिवर्स मॉर्टगेज ले रहे हैं, उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों को ऑप्शन भी मिलता है कि क्या उनको घर वापस चाहिए तो उसके बदले में पेमेंट कर दें वो बैंक को, या फिर घर बैंक का हो जाएगा। तो जहां कुछ भी प्लानिंग हुई ही नहीं है वहां पर एक ऑप्शन ये है जो लास्ट रिजॉर्ट कि आप इसको सोच सकते हैं कि रिवर्स मॉर्टगेज कंसिडर किया जा सकता है। उसके अलावा जो है, देखिए अगर आपको 60 साल की उम्र में भी एहसास हुआ कि मेरी प्लानिंग बराबर नहीं हुई है, तो आप उस वक्त पर ऐसा कोई काम देखें जिसमें कम मेहनत लेकिन थोड़ा पैसा आता रहे, क्योंकि उस वक्त तक चाहे पैसा आपने बहुत नहीं जोड़ा है लेकिन आपकी जिम्मेदारियां शायद खत्म हो चुकी होंगी, बच्चों की एजुकेशन हो या लोन हो, ये सब पूरा हो चुका होता है। तो उस वक्त पर आप कुछ ऐसा काम देखें कि जहां पर थोड़ी बहुत आपके पैशन से रिलेटेड हो, थोड़ी मेहनत कम हो लेकिन थोड़ी इनकम आ सके, उस तरह का काम आपको देखना होगा। साथ ही जैसे मैंने बताया कि रिवर्स मॉर्टगेज एक ऑप्शन है जो थोड़ा कंसिडर किया जा सकता है। किया जा सकता है सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत क्लैरिटी दे दी, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। मेरा अगला सवाल सर ये है कि हम लोग वापस उस पे आते हैं कि बिफोर रिटायरमेंट पे। तो सर आपने बात की निवेश की, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां हम निवेश करने चाहिए? क्योंकि एफडी के हिसाब से अगर बात करें तो महंगाई की जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस रफ्तार से एफडी की जो दरें हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल भी बराबरी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में क्या किया जाए सर, कहाँ निवेश किया जाए कि एक अच्छा कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाए और हमारे पास जो हम निवेश करें वो लगातार बढ़ता रहे, अच्छे परसेंटेज में बढ़ता रहे सर? बिल्कुल हर्ष, ये बहुत जरूरी भी है। देखिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए मेजरली 4 एसेट क्लासेस होते हैं। एक है इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट या उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं। दूसरा है डेट, आप चाहे एफडी की बात करें या स्मॉल सेविंग स्कीम, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना है, या जिस तरह की भी इस तरह से फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डेट कैटेगरी हो गई। उसके बाद है रियल एस्टेट और कमोडिटी में गोल्ड या सिल्वर, ये सब चीजें होती हैं जहां पर अक्सर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब इनमें से चाहे आप किसी की भी आप डेट की बात करें, चाहे वो एफडी हो, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो या फिर बॉन्ड्स हो, इन सब पर आपको लिमिटेड रिटर्न्स मिलेंगे और पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन को ये बीट करने में मतलब शायद कामयाब नहीं हो पाते हैं। तरीके से नाकाम है सर। बिल्कुल। तो मैं नहीं बोल रहा, पोर्टफोलियो में इनका होना जरूरी है क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो को। स्टेबिलिटी, यस सर। ऐसे ही हम अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी इन्फ्लेशन को मतलब हेज करता है, लेकिन यहां बात हो रही है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसी का खर्चा 50,000 है, उसको लगेगा 2.5 लाख रुपया महीना, तो इसका मतलब ये हुआ 30 साल के व्यक्ति को करीब करीब 4-5 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान करना चाहिए 30 साल की लंबी अवधि में। अब या दो चीजें हैं, या तो पैसा बहुत सारा बचाओगे आप तब पैसा जुड़ेगा, या फिर आपका जो छोटा पैसा बचाया हुआ है, थोड़ा पैसा बचाया हुआ है, वो तेजी से बढ़ेगा तब उतनी पूंजी जुटा पाएंगे। तो पैसा बहुत सारा बचाना संभव नहीं होता है, वजह यह कि आपके बहुत सारे रिटायरमेंट के अलावा और भी खर्चे होंगे। लेकिन रिटायरमेंट क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है, तो ऐसे में इक्विटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में करना होगा। बट इक्विटी में, क्योंकि मैं जब इक्विटी की बात कर रहा हूं तो कई लोगों को लगेगा कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, हमें तो जानकारी है नहीं, बहुत रिस्की है। हाँ, सबसे पहले माइंड में सर यही आता है कि ये तो रिस्क वाला काम है एकदम। बिल्कुल। अब ये क्योंकि ना धारणा सी बन गई है कि इक्विटी मार्केट, शेयर बाजार मतलब बहुत रिस्की है, बहुत जोखिम। अब रिस्क यहाँ पे है क्या? रिस्क ये है कि शेयर मार्केट में एक तो बहुत सारी कंपनी है, उनमें से जिन कंपनीज की आपको जानकारी है उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क आपका ना के बराबर है। लेकिन बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी आज है कल रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं है। दूसरी बात, तो उनमें तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। दूसरी बात, जो अच्छी कंपनीज हैं उसमें भी क्या होता है, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, उतार चढ़ाव शेयर मार्केट का एक स्वभाव है। तो हम जो रिस्क की बात करते हैं, मार्केट नीचे ऊपर जाएगा, बट जब लंबी अवधि की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट कितनी भी बार नीचे आए ऊपर आए, अगर 30 साल 25 साल की आप बात कर रहे हैं तो आपके रिटर्न्स आपके फिक्स डिपॉजिट या इस तरह की चीजों से कहीं ज्यादा होंगे।
मतलब लंबी अवधि में 12-14% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना 30 साल 25 साल की लंबी अवधि में ये बिल्कुल मुमकिन है। मुमकिन है सर। बात जो मैंने आपसे कहा, दो बातें मैंने कही, एक तो ये कि वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, तो उसका तरीका तो ये कि लंबे समय में वो कम हो जाता है। दूसरी बात, आपको नॉलेज नहीं है कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है। आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कीजिए, आप इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोफेशनली मैनेज होगा, तो शेयर मार्केट का आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है, प्रोफेशनल गाइडेंस मिल रही है। कौन सी कंपनी में करना है वो आपने डिसाइड नहीं करना, फंड मैनेजर ने डिसाइड करना है। फंड मैनेजर को डिसाइड करना है, बिल्कुल सर। ऊपर से आप एसआईपी कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव का जो जोखिम है वो भी लंबी अवधि में खत्म हो जाएगा। खत्म हो रहा है सर। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ सर। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो सर इस तरह का बहुत सुनने को मिलता है कि बैलेंस फंड जो है वो सबसे ज्यादा रिटायरमेंट के लिए फायदेमंद होते हैं। सर आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, बैलेंस फंड का मतलब यह है ऐसे फंड जहां पर इक्विटी और डेट दोनों में ही एक्सपोजर हो, यानी शेयर मार्केट में भी, बॉन्ड्स, डिबेंचर और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी। अब जब हम बात करें 30 साल की उम्र की, तो मैं कहूंगा कि आपको बैलेंस फंड में नहीं, 30 साल की उम्र में अगर कर रहे हैं तो आपको मतलब बैलेंस मतलब हाइब्रिड फंड हो गए जहां पर इक्विटी डेट दोनों है। दोनों होते हैं सर। मैं हाइब्रिड की बात नहीं कहूंगा, यहां पर आपको प्योरली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करना चाहिए। अच्छा सर। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, 30 साल में आपने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया कि आपका 90 to 100% पूरा इक्विटी फंड्स में है, आप 40 के होंगे तो आप थोड़ा सा इक्विटी में एक्सपोजर कम कर दीजिए, थोड़ा डेट में बढ़ा दीजिए। जब आप 50 के हो जाएंगे तो उस वक्त पर 50-50 ठीक है, 50 इक्विटी 50 डेट, तो मतलब एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस हाइब्रिड फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर जब 60 के हो जाएंगे उस वक्त पर जरूरी है कि आप अब उतार चढ़ाव का बहुत जोखिम नहीं ले सकते। उस वक्त पर इस तरह के फंड्स जहां पर आपका इक्विटी और डेट दोनों में एक्सपोजर हो और इक्विटी में कम हो, डेट में ज्यादा हो, उस तरह के फंड्स आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बहुत क्लैरिटी से दे दी, बल्कि आपने एकदम एक 10-10 साल का आपने पूरा चीजें समझा दी, कैसे कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं सर। ठीक है सर। तो सर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने व्यूअर्स से उम्मीद करता हूँ, गुजारिश करता हूँ हर बार की तरह, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।